गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। आज हम लोग इतिहास विषय लेसन नंबर 2 यूरोप और भारत यह पाठ देखने वाले। यूरोप और भारत, उस समय की स्थिति क्या थी, यूरोप के साथ भारत के व्यवहार कैसे शुरू हुए, व्यापारिक व्यवहार कैसे शुरू हुए, उसी के साथ साथ किस तरह से परिस्थितियां बदली, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति और उसका पूरे विश्व पे क्या असर पड़ा, और उस औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या असर, उसके बारे में आज हम देखेंगे। पार्ट 2 यूरोप और भारत। पुनर्जागरण युग। यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13 ईस्वी शताब्दी से 16 ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दी है, अर्थात 13वीं ईस्वी सन से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच का जो मध्य युग का इतिहास है। मध्ययुगीन इतिहास के बाद ये शताब्दियां पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती है। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। तो प्रश्न आएगा, पुनर्जागरण युग क्या है? तो पुनर्जागरण युग का मतलब क्या है? 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच के जो शताब्दियां हैं उसको पुनर्जागरण का युग माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की जो मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न एरा, अभी का जो समय चल रहा है वो आधुनिक युग है, उसकी जो न्यू, उसकी शुरुआत वहां से हुई। इसलिए इसको पुनर्जागरण युग कहा जाता है। अब यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी कौन थे, उनका परिचय दिया है, उन्होंने क्या क्या काम किया। पुनर्जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व माना जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था। शिल्प कला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था। परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्व विख्यात सिद्ध हुए। उसकी मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्र कृतियां कालजयी बनी। इसका मतलब लियोनार्डो दा विंसी पुनर्जागरण के जो आधुनिक समय था उसकी शुरुआत के समय थे। लियोनार्डो दा विंसी सर्वगुण को संपन्न माना जाता था, कई कलाओं में पारंगत थे, जैसे शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, गणित है, गणित से संबंधित बड़े अच्छे ज्ञाता थे वो, अभियांत्रिकी के, आर्किटेक्ट के, संगीत के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था, खगोल विज्ञान के विषय में जो भौगोलिक जानकारी हम लोग तारे, ग्रह, नक्षत्र इसके बारे में सीखते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा ज्ञान था। उसी के साथ साथ जो उनका असाधारण व्यक्तित्व था वह सबसे ज्यादा चित्रकला में, चित्रकला में भी कौन सा था, वर्ल्ड क्लास की पेंटिंग उन्होंने बनाई थी मोनालिसा की। उसके बाद में द लास्ट सपर आज तक प्रसिद्ध है। और अगर म्यूजियम में भी जाओगे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में, ये पेंटिंग इस तरह की रखी हुई है। तो मोनालिसा की पेंटिंग, इसके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी मुस्कान है बड़ी ही सस्पिशियस है, एकदम गंभीर तरह से इसको समझ नहीं सकते हम, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, पूरे वर्ल्ड फेमस। और उसी के साथ साथ द लास्ट सपर, अर्थात प्रभु ईसा मसीह द्वारा उनके भक्तों के साथ किया गया भोजन, अंतिम भोजन, द लास्ट सपर। द लास्ट सपर का मतलब अंतिम भोजन। उनके पुनर् इसके बारे में, जो ईसा मसीह जी के बारे में जो प्रसिद्ध है कि इसके बाद फिर उन्हें क्रॉस पर लटकाया गया था, तो इसके पहले का पूर्व का भोजन अपने शिष्यों के साथ, द लास्ट सपर, वह पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई। इसके बाद आता है धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की बड़ी आलोचना की। अर्थात उस समय भी यूरोपीय देशों में भी बहुत सारी अंधश्रद्धा, ऐसी अनेक कुरीतियां प्रचलित थी। तो जो भी विचारवंत होते थे, विवेकशील होते थे लोग, तो वो सब जागरण का कार्य, लोगों में जागरूकता लाने का कार्य कर रहे थे।
तो जो पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाएं थी उसकी भी कड़ी आलोचना करने वाले लोग थे, जो जो वैज्ञानिक तर्कपूर्ण तरीके से सोचने वाले। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो धार्मिक आंदोलन क्या है? उस समय जो पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाएं थी, ईसाई धर्मगुरु उसका गलत फायदा उठाते थे, गलत तरीके से लोगों को कर्मकांड विधियां सिखाते थे। उसके बाद जो जनता थी, मुख्य उद्देश्य उनका क्या था? जनता को लूटना, धर्म के नाम पर डरा करके लूटना। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उसे ही धार्मिक सुधार आंदोलन, अर्थात जो धार्मिक कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने के लिए आंदोलन यूरोप में शुरू हुए, उसे ही धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। उसके बाद आया भौगोलिक खोज। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइज़्टाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल जिसको कहते हैं, इस्तांबुल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इससे भौगोलिक खोजों का नया युग आरंभ हुआ। तो भौगोलिक खोजें कहाँ से शुरू हुई? 1453 ईस्वी में ऑटोमन टर्क ने बाइज़्टाइन साम्राज्य की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल को जीत लिया और एशिया और यूरोप के बीच का जो व्यापारिक संबंध था उसको समाप्त करने के लिए, उसे रोकने के लिए बीच से मार्ग को बंद कर दिया। समुद्री मार्ग थे, उस पर इनका एकाधिकार हो गया। तो जो यूरोपीय देश थे उनको अब एशिया की तरफ जाने के लिए दूसरे मार्ग, दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा समुद्र के सहारे। और वहीं से भौगोलिक खोजों की शुरुआत हुई, भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ। अब भौगोलिक खोज देखो यहाँ पर दिया गया है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जल मार्ग की खोज करने के लिए समुद्र यात्रा पर निकले। 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस चल पड़ा, परंतु वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। अर्थात जो यात्री था पुर्तगाली नाविक बार्थोलो बार्थोलोम्यू डायस दक्षिण अफ्रीका के किसी छोर पर जाके पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, भारत की खोज के लिए निकला था। फिर 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा, अर्थात क्रिस्टोफर कोलंबस भी नहीं पहुंच पाया। 1492 ईस्वी में निकला, भारत की खोज के लिए पश्चिम दिशा की तरफ चला, तो कहाँ पे पहुंच गया वो? अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर। फिर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचा। कालीकत बंदरगाह कलकत्ता, कालीकट, अर्थात पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर से परिक्रमा करते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकत के बंदरगाह में पहुंचा। अर्थात उसकी सफलता पूर्वक उसने भारत की पहुंचने तक की जो यात्रा थी, जो खोज थी, खोजने का कार्य वास्को दी गामा ने किया। यूरोप में वैचारिक क्रांति, पुनर्जागरण युग में अनेक परिवर्तन आए के फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई, अर्थात मध्य युग से लेकर के आधुनिक मॉडर्न एरा तक आया। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। देखा हम लोगों ने कैसे धार्मिक जागरण हुआ, अर्थात लोगों को धर्म के लिए जो उसके अंदर जो कुरीतियां थी, ऐसे कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो लोगों को लूटने का कार्य करते थे, उसे समाप्त करने के लिए तो अनेक विचारक आए यूरोप में, से वैचारिक क्रांति कहते हैं, जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा तर्कपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया क्या सही है क्या गलत। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा। अर्थात जैसे जब वैज्ञानिक खोजें होती हैं, लोगों को पता चलता है कि नहीं, जैसे पहले अपने यहाँ अनेक ऐसी कुरीतियां थी कि झाड़ फूक के द्वारा लोगों की बीमारी को दूर करते थे, तो इस अंधश्रद्धा को वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, गलत है। डॉक्टरी इलाज कराइए, औषधि उपचार करिए, भले वो किसी भी तरह की एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेद हो, किसी भी तरह से उसका इलाज किया जाना चाहिए। कुरीतियों में, ऐसी धारणाओं में, मान्यताओं में फंसना नहीं चाहिए।
प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाने लगा। अर्थात जो यूरोपीय लोग थे, जब उनको सिद्ध करके बताया गया क्या सही है क्या गलत है, तो उसको तर्कपूर्ण तरीके से जब कोई चीज सिद्ध होता है तो लोग उसको मानने के लिए विवश होते हैं। तो उन लोगों ने भी उन सब चीजों को माना कि किस तरह से उसकी पूरा विश्लेषण करके बताया गया, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया गया। इस समग्र परिवर्तन को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। इस वैचारिक क्रांति द्वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को प्रोत्साहन मिला। अर्थात अनेक वैज्ञानिक खोजे हुए, नई नई खोजे, नए नए अनुसंधान, इन्वेंशन शुरू हुए, मशीन का युग प्रारंभ हुआ जिससे जलद गति से कार्य को किया जा सके। इसके बाद है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। इतिहास में यह भी बहुत फेमस है। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों को कहने के लिए वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन लगाए और कर लादने प्रारंभ कर दिए। अर्थात जो अमेरिका को भी उपनिवेश बना करके रखा था लंदन में, उसके 13 जगहों पर, पूर्वी तट पर 13 स्थानों पर उपनिवेश स्थापित करने का कार्य इंग्लैंड की सरकार ने किया था। बाद में अनेक निर्बंध लगाए जाने लगे, टैक्स ज्यादा वसूला जाने लगा, वहां की स्थिति, जनता की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, ज्यादा टैक्स के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से उपनिवेशों पर अनेक कठोर बंधन लगाने का काम, लादने का काम इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका पर करना शुरू किया। अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के इन उपनिवेशवादियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। तो इस तरह से देखते हैं कि अमेरिका का पहला स्वतंत्रता युद्ध था ये, उपनिवेश के खिलाफ। इंग्लैंड के जो द्वारा बनाए गए अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, वहां की जनता एकत्रित हुई, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक सैन्य का गठन किया गया, लीड कर रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद प्रतिकार किया गया इंग्लैंड का, और उसमें उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। वहां की जनता ने जो मेहनत किया उसके हिसाब से उनकी विजय हुई। तो इस तरह से इंग्लैंड ने ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से, अमेरिका की वजह से यह, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया, अंततः उपनिवेशों की सेना की विजय हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वह पूरी तरह से सफल रहा उपनिवेश के खिलाफ, अर्थात इंग्लैंड के खिलाफ। इसी में से एक नया देश, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ राज्य का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। अर्थात अमेरिका जो स्वतंत्रता युद्ध था बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मायने। इसके पहले कोई लिखित संविधान नहीं हुआ करता था। संविधान का मतलब क्या है? जो नियमावली होती है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानूनी व्यवस्था होती है, वह लिखित रूप में नहीं था। अपने मनमाने तरीके से किसी को भी सजा दी जाती थी। कोई निश्चित प्रावधान नहीं था कि इस गलती की यही सजा होगी, इस बात के लिए इतना टैक्स होगा। इसके बाद लिखित तरीके से संविधान की जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, वह शुरू हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी जैसे अपने भारत देश में है, उसके पहले राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था। तो इस तरह से नई व्यवस्था शुरू की गई। अब औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। छोटे घरेलू उद्योग धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। हाथ करघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधन आए। यंत्र युग का अवतरण हुआ और इसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब अभी जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि वैचारिक क्रांति हुई, पुनर्जागरण का युग, फिर वैचारिक क्रांति, धार्मिक जागरण, उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा हम लोगों ने किस तरह से उपनिवेशों से लड़ करके, और उसी दरमियान औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के समय हुई। नए नए कारखाने, इसके पहले हाथों से लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, श्रम करते थे, ज्यादा समय लगता था, मैन पावर ज्यादा लगता था। फिर वाष्प शक्ति से चलने वाले यंत्र वैज्ञानिकों ने खोजे। उसके बाद जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, जो घरेलू उद्योग धंधे, मान लो जैसे घर पर हाथ करघे से कपड़ा बनाया जाता था, उसका स्थान बड़े उद्योग
बड़े कारखानों ने ले लिया, बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू हो गए। अब मिलों में कपड़े बनने लगे थे। फिर यातायात के जो साधन थे, पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। अब रेल और जलयान बहुत जलद गति से पहुंचे, ऐसी अनेक खोजें हुई। तो यंत्र युग का जो प्रारंभ हुआ उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। साम्राज्यवाद क्या है? विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने। इसका मतलब क्या था? जो विकसित राष्ट्र थे, जैसे यूरोपियन देश थे, इंग्लैंड था, वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति होने के बाद हमारे देश जैसे वो थोड़ा सा पिछड़े थे, अर्थात इस तरह का कोई उद्योग धंधे हमारे यहाँ नहीं विकसित हुए थे। अफ्रीका महाद्वीप था, ऐसे जो देश थे जो थोड़ा सा पीछे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और बाकी की चीजों में, इन सब स्थानों पर यूरोपीय देशों ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा किस तरह गुलामी की जंजीरों में हमारा देश जकड़ता चला गया। तो यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक तरह से इस तरह की कंपनियां, नई नई कंपनी कारखाने शुरू हुए, बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने का काम वैज्ञानिक लोगों ने किया, यातायात के नए नए साधन शुरू हुए, बांस का इंजन, उसके बाद फिर कोयले के द्वारा चलने वाला, उसके बाद अनेक तरह के इंजन बनाए गए। अब जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन है, जिससे प्रदूषण भी कम हो और गाड़ियों की स्पीड भी ज्यादा हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता चल रही। अर्थात भारत बहुत ही विशाल देश था, बहुत ही जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करने लगी ब्रिटिश इंडिया। यूरोपीय देश यहाँ पर चाहते थे कि पुर्तगाली, स्वीडिश जो भी थे उस समय, चाहते थे कि भारत को अपना उपनिवेश बनाए, यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाए। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की। इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था। तो सबसे पहले जो कंपनी की स्थापना की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इसके पहले भी अनेक लोग भारत पर आए और अपना व्यापार करते थे, लेकिन एक कंपनी के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सूरत में अपने गोडाउन बनाए, और उस समय बादशाह दिल्ली की जो गद्दी पर थे वे जहांगीर बादशाह थे, उनसे अनुमति लेकर के अपना व्यापार शुरू किया और साम्राज्यवाद की एक तरह से पूरी तरह से स्वीकार कर लेना ऐसा भारत के हिस्से में आया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। तो भारत में व्यापार करना है, भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में 3 बार युद्ध हुए। मुख्य युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं और तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पराजित किया और फ्रांसीसी हमारे देश से चले गए। लगभग पूरे देश पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई। बंगाल प्रांत भारत का अत्यंत संभ्रांत प्रांत था, समृद्ध संपन्न प्रांत था। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुख सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना कोलकाता में अपने गोदाम के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी। परिणामतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोदाम अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके कारण अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ। अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने शुरुआत में परमिशन लेना शुरू किया, इजाजत देते थे, जो भी नवाब होता था, जो भी बादशाह होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उसके बाद व्यापारिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सिराजुद्दौला के पास गए। नवाब के पद पर उस समय वो आसीन था। उसके बाद जब थोड़ा सा जगह मिला व्यापार करने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए, तो ये सब अपना पैर पसारने लगे। बिना किसी अनुमति के गोदाम के चारों तरफ बाड़ लगाने का काम अंग्रेजों ने किया।
जिसे सिराजुद्दौला ने रोका, उन पर आक्रमण किया अंग्रेजों पर, और कोलकाता में जो गोदाम बनाया था उसे पूरे नियंत्रण में कर लिया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स में असंतोष व्याप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आ गई, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणामतः सिराजुद्दौला की ये ऐसा युद्ध था कि जिसमें बिना लड़े ही एक तरह से नवाब सिराजुद्दौला हार गया। बड़े कूटनीति का सहारा लिया अंग्रेजों ने, फूट डालो राज करो पहले से ही इनकी नीति थी, तो आपस में लड़ाने का कार्य किया मीर जाफर और सिराजुद्दौला। नवाब और सिराजुद्दौला की सेनाएं 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में दोनों आमने सामने थे, लेकिन मीर जाफर ने आदेश नहीं दिया, युद्ध में भाग ही नहीं लिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की पूरी तरह से अंग्रेजों के सामने पराजय हुई। अब इसके बाद अंग्रेज मैसूर संघर्ष। मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सत्तासीन बना। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे प्राणपण से युद्ध किया। अर्थात हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिता थे, उन्होंने कई वर्षों तक अंग्रेजों से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए निरंतर युद्ध किया। लेकिन हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वह जब गद्दी पर बैठा, वह भी अंग्रेजों के साथ लोहा लेने लगे। अंततः 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टन में वे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर प्रदेश पर अधिकार हो गया। अर्थात पिता और पुत्र दोनों ने लगभग 17 वर्षों तक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। उसके बाद तत्पश्चात जाकर के कहीं हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात पूरा अधिकार अंग्रेजों का हो गया। मैसूर पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जमा ली। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। सिंध प्रांत भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध से होकर जाते थे, अतः सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आया। 1843 ईस्वी में उन्होंने सिंध प्रांत को हड़प लिया। अर्थात अंग्रेजों को डर था कि कहीं रूस भारत पर अफगानिस्तान आक्रमण करके अफगानिस्तान के साथ भारत में न एंट्री कर ले, ना आ जाए, अपना वर्चस्व न जमा ले। इसलिए जो सिंध प्रांत था वह महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। अतः 1843 ईस्वी में युद्ध करके अंग्रेजों ने सिंध प्रांत को अपने कब्जे में कर दिया। फिर सिख सत्ता की पराजय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे दिलीप सिंह गद्दी पर बैठे और उसकी ओर से मां रानी जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगी, परंतु सरदारों पर उनका अंकुश नहीं रह गया। अर्थात हम अगर देखें कि जो भी लड़ाइयां लड़ी गई है अंग्रेजों द्वारा, वह किसी न किसी तरह से हम लोगों में एक फूट डाल करके राज करने की उनकी जो नीति थी, आपस में लड़ा करके सत्ता पे वर्चस्व पाने का अंग्रेजों की नीति रही हमेशा। इस अवसर को पा करके अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को बहला फुसला कर अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करेंगे ऐसी सोच सिखों की बन गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सिख अंग्रेजों में हुए इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा। पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यह कुछ स्वतंत्रता प्रिय सिखों को मान्य नहीं था। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस युद्ध में हजारों सैनिक उतर आए। इस दूसरे युद्ध में भी सिख पराजित हुए। तो इस तरह से पहले युद्ध का जो परिणाम था वही दूसरे युद्ध में भी रहा, फिर से पराजित हुए। अंग्रेजों ने हमेशा से ही फूट डाला, तो कुछ लोग उस तरफ कुछ लोग इस तरफ, जिसके कारण उनका जो राज था वह बढ़ते चले गया अंग्रेजों का। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ दिया। मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी। मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने इस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाया। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग मराठों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से सत्ता संघर्ष हुआ मराठों और अंग्रेजों के बीच। अगर पूरे इतिहास पर अगर हम
अभी तक जो पढ़ा उस पर गौर करें तो यही है कि अंग्रेज छल बल की नीति से ही जीते, और हम लोगों के, हम देशवासियों के हारने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि लोग उनके बहकावे में आए, आपसी फूट का फायदा अंग्रेजों ने लिया और सत्ता पर काबिज होते चले गए। वे मुट्ठी भर होकर के भी अगर इतने बड़े देश पे राज कर सके, तो वह कहीं न कहीं आपसी लड़ाई थी भारतवासियों की। तो इस तरह से अंग्रेज अपनी कूटनीति, रणनीति का सहारा ले करके एक-एक प्रांत को जीतते चले जा रहे थे। अब जो अगला पार्ट होगा, उसमें हम लोग किस तरह से मराठों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ और फिर मराठों को कैसे पराजित करके अंग्रेजों ने यहाँ पर भी अपनी सत्ता की नींव रखी। स्वाध्याय है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथा पुनः लिखो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए। अगर आप लोगों ने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और पाठ की सहायता से निम्न सारणी पूर्ण करो। कौन था समुद्री नाविक जो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा? फिर हम लोगों ने देखा क्रिस्तोफर कोलंबस जाना कहाँ था, पहुंचा कहाँ? उसके बाद भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर वास्को डी गामा। तो अगर पाठ को फिर से ध्यान से देखोगे तो इस स्वाध्याय को आप लोग आसानी से पूरा कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को यह लेसन समझ में आया होगा। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।